आज हमारे शक्ति केंद्र के इस सभी संयोजकों के सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हमारे हैं, हमारे इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके विकास के और विरासत की राजनीति को आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में वो सफलतापूर्वक अपनी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, इस राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने नेतृत्व को अपनी कार्य कुशलता के बल पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी अपने संवाद के साथ जोड़ा है, वैसे अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे संगठन मंत्री प्रदेश के धर्मपाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको भी बधाई भी देता हूं, वैसे अवधेश द्विवेदी जी, मंच के संचालनकर्ता प्रदेश महामंत्री संजय राय जी, हम सब आज यहां पर शक्ति केंद्र के इस संयोजकों के सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार की ऊर्जा मैं बाएं से दाएं और सामने देख रहा हूं, वो ऊर्जा इस बात का परिचायक है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्प करने को तैयार बैठा है कि शक्ति केंद्र की ताकत के बल पर, शक्ति केंद्र के हमारे संयोजकों के परिश्रम और मेहनत के बल पर 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को तैयार खड़ा है मित्रों। और मैं मानता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह, ऊर्जा जब सामने से लग जाता है तो कितनी भी ताकत विपक्ष लगा ले, उसको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा मित्रों। आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से इतने बड़े भौगोलिक राज्य को, जहां पर हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा बसती है, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो हमारे आदर्श ही नहीं, हम सबको दिशा देते हैं, हम सबको अपने उनके आस्था के साथ अपने आप को हम जब जोड़ते हैं तो हमको जीवन का आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है। वैसे महापुरुषों का जन्म स्थान, ऋषियों की भूमि, संतों की भूमि, और हम कह सकते हैं इस भूमि ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिसने इस देश ही नहीं दुनिया को संदेश देने का काम किया है। मैं इस धरती को, इस भूमि को, इस मिट्टी को नमन करता हूं, उत्तर प्रदेश को, कि जिन्होंने भारत को, आत्मा को, भारत की संस्कृति को नई धार दी है। आज के दिन मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सबको, इस उनकी ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में हमारे कार्यकर्ताओं ने कितने ही प्रेरणा लेकर आज इस देश को नेतृत्व देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लोगों ने किया है। लेकिन मित्रों, आज जिस स्थल पे हम जुटे हैं, मैं मानता हूं कि मैं जब आया यहां पर और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जब भ्रमण कर रहा था, तो मेरे अंदर एक गर्व की भावना आई। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश ने तो बहुत आयाम विकास के लिए, विरासत के लिए किए, लेकिन राष्ट्र प्रथम के जो नारा, जो हमारा उद्घोष रहता है, उसको आज राष्ट्र प्रेरणा के स्थल पर जिस प्रकार से श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का, और कह सकते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस प्रकार की आदमकद प्रतिमाएं और जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र प्रेरणा का ये स्थल का निर्माण किया गया है, मैं मानता हूं आने वाले कई वर्षों तक भाजपा ही नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी को ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रेरणा देगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से विकास और विरासत को साथ लेकर काम करता है।
मैं मानता हूं कि इस प्रेरणा स्थल से हमारे कार्यकर्ता आज जहां पर शक्ति केंद्र के जुटे हैं, निश्चित रूप से उनको नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। मुझे जानकारी मिल रही थी, अभी मुझे पूरे कॉफी बुक को भी देखने का मौका मिला। मैं मानता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच और जिस विचार के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस विकास और विरासत को बढ़ाने का काम कर रही है। मित्रों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मैं मानता हूं कि आज भीषण गर्मी है, पर हम वो कार्यकर्ता हैं जो परिस्थिति अनुकूल हो या न हो, हम तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कमल खिलाने को तैयार बैठते हैं। और मैं आज आपके उस 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश ने केवल भ्रष्टाचार देखा हो, तुष्टीकरण की राजनीति देखी हो, परिवारवाद के जहद को देखा हो, और कह सकते हैं अभी बहुत अच्छा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे। मैं तो कहता था कि उत्तर प्रदेश में छत्रपों का राज रहता था, हर क्षेत्र का एक छत्रप होता था, वही सत्ता चलाता था। लखनऊ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक अलग सरकार चलाता था और छत्रप अलग सरकार चलाता। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छा कहा, हर जिले में हमारी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का विजन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उस समय तथाकथित सरकारों का मॉडल होता था हर जिले का हर अलग दादा, हर जिले का अपना गुंडा, हर जिले का अपना माफिया। लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस गुंडे राज को, उस माफिया राज को हर जिले ही नहीं, हर गांव और कस्बे से भी समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में यहां पर नए नए विकास के आयाम को जोड़ने का काम किया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस प्रकार से इस राज्य की नई तस्वीर पूरे देश और दुनिया में जा रही है, यहां का जो विकास का मॉडल है, जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना को पहुंचाने का, उस मॉडल को भी आज इस राज्य का नेतृत्व नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि वेलफेयर स्कीम को, एक समय था इस देश में कहा जाता था, इस देश के मुखिया और प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है। पर मुझे खुशी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब जनता के जनधन खाते के माध्यम से अब वो व्यवस्था पैदा कर दी कि आज दिल्ली के सरकार का हो या राज्य में बैठी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार का 1 रुपया गरीब के खाते के लिए चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते तक पहुंचाने का काम किसी करते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कई बार इस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सोचिए एक समय कैसे बिचौलियों का राज चलता था और दिल्ली और लखनऊ में बैठी हुई सत्ता इसका पूरी तरह से इसका फायदा अपने लिए लेती थी। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को उस बदहाली से, उस तुष्टीकरण से, उस अराजकतावादी नीति, गलत नीतियों से बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, और हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को विकास के पैमाने पर जिस प्रकार से अग्रणी राज्यों की भूमिका में लाने का काम किया गया है, पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार को बीमारू राज कहा जाता था। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, पर देखिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और डबल इंजन सरकार का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश और बिहार विकास के कई पैमाने पर सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है। मित्रों, मैं इसलिए इन राज्यों की बात कर रहा हूं जिन राज्यों में अपराधियों का राज होता था, जंगल राज होता था। उन अपराधियों को राज को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब शाम में महिलाएं घर से निकलने के लिए डरती थी, शाम में महिलाएं को लगता था कि मेरे बच्चे, मेरे घर के पति, मेरा बेटा अगर बाहर गया है तो वह सुरक्षित वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये संशय की स्थिति में महिलाएं रहती थी। लेकिन आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी के राज में रहते हैं,
हमारे लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है मित्रों। मैं इसलिए आज इस बात की चर्चा कर रहा हूं मित्रों। देश में आज प्रधानमंत्री जी युवा, महिला, गरीब, किसान की बात करते हैं। देश की आधी आबादी को भी किसी ने सम्मान दिलाया। 12 करोड़ शौचालय बने। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम उन्होंने किया। और मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने आधी आबादी को सम्मान भी दिया, स्वाभिमान भी दिया, और आने वाले समय में उनको अधिकार भी देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है मित्रों। आज इस राज्य को जिस प्रकार से इसके विरासत को संजोने का काम किया गया हो, मुझे याद है पटना से बनारस बहुत कम दूर है मित्रों। मैं बनारस जब आता था तो काशी विश्वनाथ की उस तंग गलियों में से गुजरकर भोले बाबा का दर्शन करने जाता था। मेरे मन में एक अलग ही हीन भावना आती थी कि आज हमारे भोले बाबा को किस प्रकार से तंग गलियों में सिकुड़ दिया गया है। मुझे मालूम है कि आप भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन उस कालखंड को याद कीजिए और आज का काशी विश्वनाथ देखिए। आपको गर्व होता होगा कि मैं हर भारतीय को कि आज मेरे आराध्य देव भोले बाबा का दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ को जब देखता हूं तो मुझे बहुत ही गर्व होता है मित्रों। मैं आज इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने होगी हम देने के तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हम उसमें सुधार भी करेंगे। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे। अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछतावा नहीं कर सकता है मित्रों। आपने तो खून की नदियां बहाई हैं। आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं के आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है मित्रों।
इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूं, हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे। मित्रों, आज के दिन मैं आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के शंखनाद के रूप में आया था, चुनाव के तैयारी के लिए आया था। मुझे को देखने को मिला कि जिस प्रकार से लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ एक अलग ही वातावरण में मुझे मिलने पहुंचे, तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि उसे ऐसे विपक्षियों को जवाब भी मिलेगा और आने वाले समय में ये कार्यकर्ता एक एक विषय का जवाब जनता के बीच में लेके जाएंगे। मित्रों, हम मानते हैं पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में वैश्विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही है। और यही कारण है कि इतने बड़े वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम मजबूत करते रहे। मैं आज मानता हूं कि आज जिस प्रकार से जिस स्थल पे हम आए हैं, मुझे वो भी प्रेरणा दे रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से अपने शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आप सब धन्य हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी रहे। एक ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया, एक ने अंत्योदय का नारा दिया और एक ने सुशासन का नारा दिया। और हम कह सकते हैं हमारे आज के नेता हम सबके प्रेरणा, और हम कह सकते हैं इस विश्व को नेतृत्व देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंत्योदय और सुशासन की राजनीति को एक साथ एक स्वर में लेकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आज कल का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती का दिन होगा और मुझे आज के दिन वो विषय आज आपके सामने जरूर चर्चा करना चाहता हूं। कल मुझे जम्मू जाने का मौका मिलेगा, उस स्थल पर जाने का मौका मिलेगा, उस धरती पर जाने का मौका मिलेगा जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था। वही 370 धारा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने जानों की आहुति दी थी। भारतीय जनता पार्टी का पहला जनसंघ का पहला संस्थापक अध्यक्ष अपनी जानों की आहुति केवल कश्मीर के 370 धारा को समाप्त करने के लिए दिया। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने राष्ट्र के विषयों को लेकर, हम अपने आस्था के विषयों को लेकर हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया, कश्मीर को पूर्ण रूपेण आजादी दिलाई, तो आज उस राज्य को में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। मैं कह सकता हूं मित्रों, मैंने 2011 का भी कालखंड देखा जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहा था। राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर गई थी। उस यात्रा के क्रम में मैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था देख रहा था। मुझे जब कश्मीर में लाल चौक पर जाने का मौका मिला, मैं वहां के प्रशासन से बात करने गया था। मैं युवा मोर्चा के उस आवेदन को लेके गया था कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता 26 जनवरी को वहां पर भारत का तिरंगा लहराना चाहता है। मुझे यह बात आज बताते हुए गर्व होता है कि जब मैं वहां गया और मैंने ये बातें रखी, तो वहां का प्रशासन कहता है भारत का तिरंगा यहां नहीं लहराया जा सकता क्योंकि कश्मीर की घाटी में अशांति हो जाएगी। ये वो 2011 का भारत था। कहां गए वो राहुल गांधी, कहां गए वो केजरीवाल, कहां गए वो अखिलेश यादव? क्यों उनके मौन बैठे थे उस समय? क्यों चुप रहते थे? उन्हें कश्मीर की चिंता नहीं थी, उन्हें भारत के तिरंगे के सम्मान की चिंता नहीं थी। और जब मैं कश्मीर के लाल चौक पर प्रेस वार्ता करने आया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा वहां लहरा रहा है और दिल्ली और कश्मीर में बैठी हुई सरकार मौन बैठी थी। मैंने आज जब समय बीता, हम लोगों ने कार्यक्रम किया, प्रयास किया तिरंगा लहराने का। हमारे प्रयास के बावजूद 3 साल बाद हमें फिर से एक ऐसी सरकार मिली जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिसने फिजा बदल दी मित्रों। और मैं कह सकता हूं कि अब कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नजर आता है और एक एक भारतीयों को गर्व होता है कि ये मेरा भारत बदल गया है, मेरे भारत का तिरंगे का सम्मान बदल गया है। मित्रों, जो लोग कल तक भारत का तिरंगा लहराने से डरते थे, आज भारत का तिरंगा गर्व से लहराते हैं और कहते हैं कि मैं भारतीय हूं। मित्रों,
यह है परिवर्तन। और ये क्या बताएंगे जिन्होंने इस जमीन को बेचने का काम किया हो, जिन्होंने इस मिट्टी को गिरवी रखने का काम किया हो। इनके नेतृत्वकर्ता हमेशा से कंप्रोमाइज राजनीति किए हैं। 2012 में मुझे तवांग जाने का मौका मिला था। मैं तवांग की घटनाओं भी आज लखनऊ के कार्यकर्ताओं के बीच में रखना चाहता हूं। जब मैं तवांग गया तो मैंने देखा कि चाइना के बॉर्डर पर बड़ी अच्छी सड़क बनी थी और हमारे तरफ कच्ची सड़कें थी। मैंने पूछा वहां पर सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि भारत की सरहद पर कच्ची सड़कें हैं और चीन के सरहद में पक्की सड़कें हैं। तो जो जवाब मिला वो मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं मित्रों। उन्होंने कहा 1962 में जब चीन आया था तो उसके लोग भारत में घुसे थे और उसके बाद वो पूरे लौटना उनको इसलिए पड़ गया क्योंकि वो दुर्गम पहाड़ियों और कच्ची सड़कों से लंबा समय नहीं बिता पा रहे थे। इसलिए 50 साल बाद 2012 की मैं घटना बता रहा हूं। 1962 के शहीदों को नमन करने के लिए मैं गया था और 50 साल बाद उस समय की केंद्र की सरकार की सोच यही रही थी कि अगर हम सड़क बना देंगे तो विदेशी ताकतें हमारे देश में घुस जाएंगी। यह उस समय का भारत था और आज का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस सीमा तक 4 लेन सड़कें बनी है मित्रों। यह दिखाता है कि नया भारत किस दिशा में चलता है। आज का भारत सैनिकों को गर्व होता है, हमारे वहां पर सड़कें भी बनती हैं, हमारे एयरबेस भी बनते हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाता है कि हमारा नेतृत्व निर्णायक नेतृत्व है, जिसकी नीतियां स्पष्ट हैं, जिसका नियत स्पष्ट है और जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसा नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी का है मित्रों। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश से जो आवाज 2027 में निकलेगी वो केवल उत्तर प्रदेश में हैट्रिक नहीं लगेगा मित्रों। उत्तर प्रदेश में केवल हमारी एक और सरकार नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में 2029 का भी रास्ता साफ होगा और 29 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनेगी मित्रों। मैं आज आपके बीच में आया हूं इन बातों को इसलिए स्पष्ट करने के लिए मित्रों। आइए पूरे ताकत और पूरे शिद्दत से अपने बूथ को जीतने का लक्ष्य की ओर बढ़ चले। मुझे मालूम है कि शक्ति केंद्र का यह कार्यकर्ता का संकल्प कर लिया और जिस प्रकार से आज आपने रिपोर्ट लेकर आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ को भी शक्ति देंगे, जिला को भी शक्ति देंगे, प्रदेश को भी शक्ति देंगे और राष्ट्र को भी शक्ति देंगे मित्रों। मुझे मालूम है कि अगर यह शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता अपने बूथ की मजबूती के लिए खड़ा हो गया तो कितने भी विपक्ष के साथी एक साथ आ जाए। अरे कौरव तो हमेशा एक साथ ही आए हैं ना मित्रों। जब भी कौरव और धर्म की युद्ध हुई है तो अधर्मी हमेशा बड़ी संख्या में आए हैं। हमें अधर्मियों से डरने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, हम उस लड़ाई को अपने देश के लिए लड़ते हैं। हम नेशन फर्स्ट पार्टी, नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की पॉलिसी पे काम करने वाले लोग हैं। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में हम ये बात कहते हैं कि अपनी मिट्टी के लिए मर जाना मंजूर है, पर इस देश की मिट्टी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मित्रों आइए इस देश के युवाओं को कि आइए आप 1 लाख से अधिक युवा इस देश की राजनीति में आए और कहीं ना कहीं इस देश को नेतृत्व दें। मैं आज युवा साथियों से भी यहां कहता हूं मित्रों, आप भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिसके परिश्रम और मेहनत के बल पर कल इसी में से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है मित्रों। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है मित्रों कि जो बूथ में भी काम करता है, जो शक्ति केंद्र में भी काम करता है, वो पार्टी का शीर्ष पे पहुंच सकता है। पर इन विपक्षी पार्टियों के लोग उस परिवार में जन्म लेंगे तभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इसके अलावा कोई आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। राहुल बाबा कई बार घूमते हुए दिल्ली यूपी आते हैं, उनसे पूछिएगा जब जब इस देश के विषय को आया आपने विदेशी लोगों से समझौता किया, जब जब इस देश के सम्मान की बात आई आपने इस देश का मजाक उड़ाने का काम किया। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने भारत के इतिहास पर, भारत के संविधान पर, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गर्व किया हो। उन्हें गर्व है तो केवल अपने दादा और नानी पर, जिन्होंने इस देश को हमेशा बांटने का काम किया है। मैं आज आपके माध्यम से मित्रों यह आग्रह करने आया हूं, कांग्रेस तो मृत प्राय है, कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है, पर ये जो साइकिल वाली पार्टी है इसका भी टायर पंचर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और इस बार तो साइकिल का
कबाड़ में जाएगी मित्रों। इस बार साइकिल मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, इस बार साइकिल पूरी तरह से कबाड़ में जाएगी। इसकी व्यवस्था शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करने को तैयार है मित्रों। मैं आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं मित्रों, आइए भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को बुलंद करें जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने को तैयार हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि हम भारत प्रथम के साथ काम करते हैं मित्रों। कौन किस समाज से आता है इस बात की चिंता हम नहीं करते, हम इस देश बात की चिंता करते हैं कि वो भारत का मिट्टी का लाल है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके विकास की चिंता करते हैं। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है मुझे मित्रों। इसलिए आइए हम सब कोई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के जो अपने सपने को साकार करना है, हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है, और 2047 के विकसित भारत के सपने को कहीं ना कहीं कोई साकार करेगा तो हम यहां पर बैठा हुआ मेरा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करेगा। 2047 का अगर विकसित भारत का सपना, 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा करना है तो 2047 तक भाजपा को भी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से लगातार विजय श्री दिलाते रहना होगा मित्रों। और मैं अपने इस कालखंड के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो संघर्ष और समर्पण से काम किया है, इस पीढ़ी के लोग को भी संघर्ष और समर्पण के साथ नई भारत की नई इबादत को लिखना है मित्रों। तो आइए अपने नए भारत के निर्माण के लिए, 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए 2027 में कमल का फूल खिलाने हर बूथ पर हम जाएंगे और बूथ को जीतकर भाजपा को विजय श्री बनाए दिलाएंगे। मित्रों, मैं आज सबको अवध की इस नगरी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं मेरे उन कार्यकर्ताओं को जिसने इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में उपस्थिति देकर आपने जितनी ऊर्जा यहां दिखाई, उससे हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व ऊर्जामान हुआ है। मैं कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से नेता को ऊर्जा मिलती है, नेता तो केवल उन कार्यकर्ताओं का एक सहयोगी होता है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपकी ताकत ही हम सब की ताकत है। अगर आप ऊर्जावान हैं, आप शक्तिमान हैं, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो विजय श्री दिलाएंगे जो विपक्ष के साथियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आप सबको अभिनंदन करते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आइए अपने भारतीय जनता पार्टी को उस परम वैभव पे, उस परम शीर्ष पे पहुंचाने की दिशा में हम फिर से आगे बढ़ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।